वेलकम टू द डोसेक। हम अब आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ कर रहे हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वीडियो मुख्यतः रिवीजन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। जो पहले से पढ़ चुके हैं, कम समय में बहुत ज़्यादा कंटेंट को रिवाइज करना चाहते हैं तो इसको सुन सकते हैं, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। हम स्टार्ट करते हैं यूरोपियों के आगमन से। एडवेंट ऑफ यूरोपियों में सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच, उसके बाद इंग्लिश, फिर डेनिश, फिर फ्रेंच। ये क्रम भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले हम पुर्तगाली को देखते हैं, क्योंकि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए। वो 1498 में वास्को डी गामा कालीकट आता है 17 मई को, और कालीकट के हिंदू राजा जमोरिन उसका स्वागत करते हैं। तो कहा जाता है कि समुद्री इंडिया के समुद्री मार्ग के खोजने का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है, और धीरे धीरे पुर्तगाली अपना प्रभुत्व फैलाने लग जाते हैं। कालीकट कोचिन में उसने ट्रेडिंग स्टेशन को स्थापित कर लेता है। शुरुआती में भारत में पुर्तगालियों ने कोचिन को अपनी राजधानी बनाया था, और बाद में वो कोचिन को रिप्लेस करके गोवा में अपनी राजधानी बनाता है। और इसी संदर्भ में पुर्तगालियों ने गवर्नर को भी स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। तो भारत में पुर्तगालियों का फर्स्ट गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर को इंट्रोड्यूस किया। वहीं दूसरे गवर्नर पुर्तगालियों के जो इंडिया में अपॉइंट हुए, अल्फेंसो डी अल्बुकर्क, उसने पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म को इंट्रोड्यूस किया, और इसी के तहत उसने गोवा को कैप्चर कर लिया बीजापुर के शासक से 1510 में। इसके अलावा पुर्तगाली के जो राजा थे, 1661 में बम्बई को दान में दे देता है इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को, क्योंकि इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय ने पोर्चुगल की बहन से शादी करता है, तो बॉम्बे को एज ए डॉरी इंग्लैंड को डॉरी के रूप में दे देता है। तो इस तरह से बॉम्बे इंग्लैंड के कब्जे में चला जाता है। मराठा ने 1739 में सालसेट और बैसिन को कैप्चर कर लेता है, और अंत में पुर्तगालियों के पास सिर्फ गोवा, दमन और दीव बचता है, जिसे भारत सरकार 1961 में दोबारा से लेती है अपने कब्जों में। फिर हम देखते हैं डच। तो डच की जो कंपनी बनती है मार्च 1602 में डच पार्लियामेंट के एक चार्टर के द्वारा, उसका नाम रखा जाता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ने जो अपनी फैक्ट्री सेटअप करता है मछलीपट्टनम में 1605 में, पुलिकट में 1610 में, सूरत में भी करता है 1616 में। इन सब के अलावा डच रिप्लेस करता है पोर्चुगल को एज द मोस्ट डोमिनेंट पावर इन यूरोपियन ट्रेड विद द ईस्ट इंक्लूडिंग इंडिया। पुलिकट मतलब मेन सेंटर था इंडिया में 1690 तक। और इन सभी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है डच के संदर्भ में, कि डच ने 1759 में बेदरा का युद्ध में हार जाता है, और डच को अपनी पूरी टेरिटरी इंग्लैंड को देनी पड़ती है। 1759 में डच की कहानी खत्म हो जाती है। जहाँ तक बात करें इंग्लैंड की, इंग्लिशमैन की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में ऑलमोस्ट हो गई थी दिसंबर के महीने में, इसलिए ऑलमोस्ट कहते हैं कि 1600 में
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1608-9 में पहुंचते हैं परमिशन लेने के लिए कि सूरत में फैक्ट्री में खोलना है साहब, हमको परमिशन दे दीजिए। हालांकि शुरुआत में इसने इग्नोर किया, लेकिन बाद में जहांगीर ने परमिशन दे दिया फैक्ट्री बिल्ड करने के लिए 1613 में। तो फर्स्ट फैक्ट्री अंग्रेज़ों ने 1613 ईस्वी में सूरत में खोली थी। फिर सर थॉमस रो भारत आता है जेम्स प्रथम के एम्बेसडर के रूप में जहांगीर के दरबार में 1615 को, और उसने अलग अलग पार्ट में फैक्ट्री खड़ा करने के लिए परमिशन लेता है। इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी चार्ल्स द्वितीय से बॉम्बे को एक्वायर करता है और ये लीज पर लेता है। सोलह सौ नब्बे में जॉब चारनॉक ने सूतानदी में फैक्ट्री स्थापित करता है। जैसे सूतानदी में फैक्ट्री स्थापित हो जाता है तो 1698 में ब्रिटिश ने 3 गांव सूतानदी, कालीकटा एंड गोविंदपुरी की जमींदारी को ग्रहण करता है और इन तीनों गांव को मिला करके बाद में सिटी बनते हैं कलकत्ता। और जो फैक्ट्री बनाया गया था सूतानदी में उसका फोर्टिफिकेशन किया गया, किलेबंदी की गई और यही आगे चल करके 1700 में फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाने लगा। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल के ऊपर अच्छी खासी पकड़ हो गई और धीरे धीरे एक्सपेंशन हो जाता है, जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अंग्रेजों के बारे में मुख्यतः आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, डेनिश का कुछ खास रहा नहीं। डेनिश ने अपनी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में करी और डेनिश अपनी कॉलोनी मुख्यतः सदर्न कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया में इस्टेब्लिश किया था, तमिलनाडु के एरिया में, स्पेशली ट्रांक्वाइबर में। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम फ्रेंच के बारे में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में की जाती है और इसमें स्टेट का बहुत ज़्यादा संरक्षण होता है। मतलब ये सरकारी जो फ्रेंच सरकार होती है वो बहुत सपोर्ट करती है, वो उसी का वो इसमें ज़्यादा प्रभुत्व होता है। और पहली फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की गई 1668 को और 1669 को मछलीपट्टनम में फ्रेंच ने दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की। फ्रेंच के गवर्नर के रूप में जब डुप्लेक्स आता है इंडिया में तो एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है और काफ़ी कुछ घटनाएं घटती है, स्पेशली एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट होने से कर्नाटका वार होता है। 3 कर्नाटका वार होते हैं फ्रेंच और अंग्रेज़ों के बीच में, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार होता है 1746 से 1748 के बीच में। इस समय फ्रेंच ने हरा देता है, फ्रेंच की जीत होती है और जिसको लीड कर रहा होता है डुप्लेक्स ने और 1748 में ट्रीटी हो जाती है। एक्चुअली में
अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध इंडिया में हो रहा होता है, लेकिन इसके मुख्य कारण यूरोप में टेंशन होता है, यूरोप में झगड़े होते हैं, तो इसका प्रभाव इंडिया में भी दोनों यूरोपियों पर पड़ता है, दोनों के संबंध पर पड़ता है, दोनों यहाँ पर भी झगड़ने लग जाते हैं। फिर दूसरा एंग्लो फ्रेंच वार होता है 1749 से 1754 के बीच में, और इसमें ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होते हैं। और थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार 1758 से 1763 के बीच में होते हैं। और इसी दौरान 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है, जिसमें फ्रांसीसी की हार हो जाती है, और इस तरह से फ्रेंच का अंत हो जाता है, और यहाँ पर अंग्रेज लोगों का प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। और 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के जरिए तीसरे एंग्लो फ्रेंच वार का अंत होता है, और फ्रेंच इस ट्रीटी के जरिए पौंडीचेरी में रिटर्न हो जाते हैं, चले जाते हैं, वहीं पर उसका शासन रहता है, बाकी एरिए पर अंग्रेज अपना कब्जा करता है। इस तरह से अंग्रेजों ने ऑलमोस्ट सभी यूरोपियों को अपने प्रतिद्वंदी का सफाया करता है और भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है।